तापमानाचे नवनवे उच्चांक बघायला मिळत आहेत. यापूर्वी कधीही अनुभवलं नव्हतं इतक्या उष्णतेच्या झळा मुंबईकर यंदा सोसतायत. मार्च महिना फक्त सुरू झालाय आणि ही अवस्था आहे, त्यामुळे अख्खा उन्हाळा काढायचा कसा हा प्रश्न मुंबईकरांसमोर आहे. पण यासोबत आणखी काही मुद्दे उपस्थित होतात, ते म्हणजे की मुंबईत यापूर्वी असं तापमान कधी अनुभवलं गेलंय का, आणि या वाढत्या तापमान वाढीला जबाबदार कोण आहे, आणि परिस्थिती आणखी गंभीर झालं तर मुंबईकरांनी करायचं काय. तर या सगळ्या प्रश्नांचा आढावा आपण घेणार आहोत. या सगळ्या विषयावर बोलायला आपल्यासोबत पर्यावरण क्षेत्रात बऱ्याच वर्षांपासून काम करणारे गोयंका सर आहेत. आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत आणि त्यांच्याकडून आपल्या मनात, सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या मनात जे काही प्रश्न असतील त्याची उत्तरं, त्याचं विश्लेषण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. सर, यापूर्वी मुंबईत असं तापमान कधी अनुभवलं गेलंय? मला वाटतं कधी नाही झालं. मार्चमध्ये 42 डिग्रीज 43 डिग्रीज इज अनहर्ड ऑफ. इट हॅज नेव्हर हॅपन्ड बिफोर. काय कारणं दिसतात तुम्हाला यामागे? मला वाटतं की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी BMCची आहे अँड अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट अँड ऑल्सो इन्क्लूड द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. कारण ते म्हणतात की आम्ही डेव्हलपमेंट करणार आहे, आम्ही सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करणार आहे. बट अगर तुम्ही बघितला तरी 9,000 trees are being cut one day, 45,000 mangroves are being cut 2 weeks later. For Gargai Dam they want to cut 5 lakh trees, etc. etc. आणि ते डेव्हलपमेंट शब्द वापरून हे नाश करतात पर्यावरणचा. आणि तुम्ही झाड काटले आणि ट्रीज काटले तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? टेम्परेचर विल इंक्रीज. अगर आपको अभी रोड पे जाना है और आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, टैक्सी का, ओला का, उबर का, तो आप झाड़ के नीचे खड़े होंगे या झाड़ के बाहर खड़े होंगे? तो झाड़ टेम्परेचर रिड्यूस करता है. द ट्रीज अब्जॉर्ब द एनर्जी, दे प्रोवाइड शेड एंड दे ऑल्सो देन प्रोवाइड ऑक्सीजन. अगर आप झाड़ काटोगे तो प्रदूषण बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा और लोग को तकलीफ होगी. नाउ गवर्नमेंट विल हैव टू स्पेंड मनी setting up clinics for people who have died or got impacted by heat stroke. तो ये सब पैसे का खेल है आखिर में. और जब नया डेवलपमेंट प्लान बना, जब उन्होंने FSI बढ़ा दिया फ्रॉम 1 to 4, तो सब बिल्डर का राज अभी चल रहा है. हर एक रोड पे 2-3 बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, झाड़ कटे जा रहे हैं और उसकी वजह से तो प्रॉब्लम बढ़ने ही वाला है. पण सरकार तर म्हणतं की यातून विकास आम्ही साधतोय, रस्त्यांचा विस्तार करतोय, मेट्रो करतोय आणि त्याच्यामुळं कार्बन उत्सर्जन कमी होणार आहे. उलट ते सांगतात, ते पॉलिटिकल डायलॉग आहे. रियालिटी इज समथिंग डिफरेंट. येस्टरडे आय वेंट ऑन मेट्रो 3. इट वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी. इफ यू सी द फोटोग्राफ्स ऑफ द सबअर्बन ट्रेन, they are completely full. Why are people not using the metro? That is something that CM should answer. And if he is worried about carbon, then without trees, the carbon, who will absorb the carbon? Will the CM absorb carbon? Will the politicians absorb carbon? Or is it the trees that absorb carbon? सर, हिंदीमध्ये बोलाले फक्त प्लीज. हो, आता ते फडणवीस साहेब म्हणतात कार्बन अब्जॉर्ब करणार और कार्बन रिडक्शन होणार मेट्रो के लिए. तो एक ही सिंपल सवाल है, कार्बन अब्जॉर्ब कौन करता है? मेट्रो अब्जॉर्ब करता है, ट्रीज अब्जॉर्ब करते हैं या पॉलिटिशियंस अब्जॉर्ब करते हैं? वो उसका सवाल आप फडणवीस साहब से पूछिए. मग त्यांचं आर्ग्युमेंट असं पण असतं की जी झाडं तोडली जात आहेत त्या बदल्यात आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी झाडं लावत आहोत, काही झाडांचं पुनर्रोपण सुद्धा करत आहोत आणि जो विकास होतोय त्याच्यामुळं वाहतुकीवरचा ताण कमी होईल, गाड्यांचा वापर कमी होईल आणि लोक सार्वजनिक वाहतूक वापरतील, जेणेकरून प्रदूषण आपोआपच कमी होईल. तो उसका भी तो जवाब सिंपल है. अगर आप देख रहे हो मुंबई शहर में, उन्होंने मेट्रो 3 के लिए वही बोला था कि अगर एक बार मेट्रो शुरू हो जाएगा तो 1 लाख गाड़ी कम हो जाएगी. तो मेट्रो बनाने के बाद अभी कोस्टल रोड बना रहे हैं. वो कोस्टल रोड किसके लिए बना रहे हैं? साइकिल के लिए या पेडेस्ट्रियन के लिए या गाज के लिए? तो ये सब चीज़ें लोग को समझना चाहिए कि हमको बेवकूफ़ बनाने की एक है. और ये कोस्टल रोड का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जैसे साउथ कोस्टल रोड बना था, वो 11,000-12,000 करोड़ पर किलोमीटर. मैंने इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव रोड इन द वर्ल्ड. 1100 करोड़ पर किलोमीटर. मैंने ऐसा फिगर कभी कहाँ पे भी नहीं देखा है. और अगर आप सिमिलर प्रोजेक्ट देखोगे भारत में दूसरी जगह, ये सब टनल बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, द कॉस्ट इन महाराष्ट्र इज डबल, एटलीस्ट डबल ऑफ व्हाट इट इज इन अदर स्टेट्स. तुमच्या मते मग मुंबईतल्या तापमानवाढीची आणखी कोणकोणती कारणं आहेत, कोणकोणती वाटतात तुम्हाला? सी वी आर अ कोस्टल सिटी. हम लोग दरिया से सराउंडेड है, 3 बाजू दरिया है.
फिर भी प्रदूषण इतना बढ़ गया है। और कई दिन मुंबई का प्रदूषण दिल्ली से प्रदूषण से ज़्यादा होता है। मुंबई ज़्यादा प्रदूषित होता है। तो जैसे मैंने बताया, जब एफएसआई बढ़ाया गया तो ये हाई राइज बिल्डिंग्स आने लग गई। और ये हाई राइज बिल्डिंग्स जब बीएमसी सैंक्शन करता है बिल्डिंग का प्लान, वो देखते नहीं है कि वो बिल्डिंग बनने से एयर फ्लो कैसे इम्पैक्ट होगा। और मैं तो मुंबई में जन्मा था 1956 में, 70 साल हो गए हैं। और मैंने देखा है कि जो हवा पहले चलती थी, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट होता था, जिसकी वजह से प्रदूषण कम होता था, आज तो एकदम कम हो गया है। और हमने देखा होगा कि 2 महीने से तो पूरा शहर ग्रे स्काई, ब्लैक स्काई, AQI बहुत हाई था। बट लास्ट वीक 2 दिन जब हवा चली ज़ोर से, तो हमको एकदम शॉक लगा कि मुंबई शहर में भी ब्लू स्काई दिखाई देता है। तो ये सब वजह जो डेवलपमेंट के नाम में हो रहा है, जो बिल्डर का राज चल रहा है महाराष्ट्र में, उसकी वजह से हम मुंबईकर और हम जो महाराष्ट्र में रहते हैं, हम लोग सफ़र कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि जब मैं फडणवीस साहब अपने महल से निकल के सड़क पे चलेंगे और जो सड़क पे एक भी झाड़ नहीं है, आई वुड लाइक टू अकम्पनी फॉर अ वॉक एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून। 2 बजे धूप में फडणवीस साहब के साथ मैं 5 किलोमीटर चलूँगा, फिर देखेंगे, उनको पता चलेगा कि झाड कितना इम्पॉर्टंट रहता है। म्हणजे तुमच्या बोलण्यातून एक जाणवतंय सर की विकास कामांच्या नावाखाली जे काही पर्यावरणाचं नुकसान होतंय, जी वृक्षतोड होते आहे, त्याचा थेट परिणाम मुंबईच्या तापमानावर होतोय आणि त्याच्यामुळेच तापमान वाढवतंय, बरोबर? राईट, ॲब्सोल्युटली राईट. यापूर्वी असं तापमान मुंबईत कधी बघायला मिळालं होतं का? तुम्ही म्हणाला तुमचा जन्म मुंबईचा आहे, तुम्ही लहानपणापासून आजपर्यंत इतकं तापमान कधी बघितलं मुंबईत? आई डोंट थिंक सो. अप्रैल मई में एक बार शायद हुआ होगा, बट मार्च में तो कभी नहीं ऐसा हुआ है। और दूसरी बात जो आपने पूछा था, ट्रांसप्लांटेशन और ट्री प्लांटेशन, देखिए फडणवीस साहब ने अभी बोला था कि हम 300 करोड़ झाड़ लगाएंगे। अभी 2 साल पहले सुधीर मुंगंटीवार, जो महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने 50 करोड़ झाड़ लगाए थे। अभी मुझे पता नहीं है 50 करोड़ झाड़ कहाँ लगाए थे, दुबई में लगाए थे या पाकिस्तान में लगाए थे या ईरान में लगाए थे या अमेरिका में लगाए थे, मुझे पता नहीं। और ये 300 करोड़ झाड़ जो फडणवीस साहब लगाने वाले हैं, वो कहाँ पे लगाने वाले हैं किसी को भी पता नहीं है। क्योंकि ये झाड़ लगाना ये स्टैटिस्टिक फिगर होता है। अगर आप स्टैटिस्टिकली गिनोगे कि कितने झाड़ भारत में लगाए गए हैं इंडिपेंडेंस के बाद में, तो हम और आप अभी झाड़ के ऊपर खड़े रहते हैं, बिल्डिंग के लिए जगह नहीं रहती। म्हणजे आकडे फक्त कागदावरच असतात. हो बिलकुल. आणि ते पण पैशाचा खेळ आहे ना. 300 करोड झाड आणि 100 रुपये झाड लागायचे खर्च मिनिमम, तरी तुम्ही घेऊनच शकता की पैसे कुठे जाणार. मग आता तर आणखी असे काही विकास प्रकल्प येत आहेत, मेट्रोचं एक्सपान्शन चाललंय, आणखी कोस्टल रोड प्रस्तावित आहेत, दुसऱ्या खाणी काही येत आहेत आणि आपण मुंबई आणि मुंबई महानगर परिसराबद्दल बोलायचं तर इथे आणखी हजारो झाडं तोडण्यासाठी प्रस्तावित आहे. हजारों झाड़े हर महीने काटा जाते हैं. मुंबई में एक ट्री अथॉरिटी है. ट्री अथॉरिटी के अध्यक्ष हमारे एक म्यूनसिपल कमिश्नर हैं और वो मेजॉरिटी मेंबर्स ट्री अथॉरिटी के कॉर्पोरेटर्स हैं, इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स. और 4 साल तो कोई नहीं था, सिर्फ इंटरनली हो रहा था. बट टिपिकली क्या होता है, हर एक मीटिंग में 40-50 एजेंडा आइटम्स होते हैं और महीने में एक बार मीटिंग रखी जाती है. और एक एजेंडा आइटम में या तो एक झाड़ हो सकता है, कभी 100 झाड़ भी हो सकते हैं, कभी 500 झाड़ भी हो सकते हैं. वो प्लॉट जितना बड़ा है वो उसके मुताबिक वो डिसीजन लिया जाता है. और मुझे बोला गया है, कई मेंबर्स जो पहले NGO मेंबर्स अटेंड करते थे ट्री अथॉरिटी की मीटिंग, जो कि मीटिंग करीब 45 मिनट्स 1 घंटे में ख़त्म हो जाती थी. माने 1 घंटे में आप 50 एजेंडा आइटम्स क्लियर कर रहे हो. और उसमें क्या होता था कि हर एक आइटम एजेंडा जिसे अनाउंस किया जाता था, या तो हाँ या तो ना, तो 50 मिनट्स में 50 एजेंडा आइटम ख़त्म हो जाते थे. और नेक्स्ट मीटिंग, अगले महीने की मीटिंग में, जो प्रीवियस मीटिंग में ना बोला जाता था, अगले मीटिंग में वो ना हाँ हो जाता है. तो आप समझ सकते हो कि ट्री अथॉरिटी कैसे फंक्शन करती है. पण सर तो इसके लिए जो हम देख रहे हैं कि मुंबई के झाड़ काटे जा रहे हैं, वो ऑफिशियली काटे जा रहे हैं विद परमिशन. एंड ये परमिशन तो फ्रीली अवेलेबल है. कोई भी ऐसा केस नहीं है यहाँ पे परमिशन रिफ्यूज़ किया जाता है.
तो आप समझ सकते हो मुंबई की हालत क्या होने वाली है. प्रत्येक झाडाचं सर मार्किंग असतं. मुंबईत यापूर्वी किती झाडं होती, किती तोडली जात आहेत आणि आता झाडं नेमकी किती आहेत, आधी होती त्यापेक्षा जास्त आहेत, कमी आहेत, तितकीच आहेत, याची कुठलीही आकडेवारी उपलब्ध नाही आहे प्रशासनाकडे. सी एज पर द ट्री एक्ट बीएमसी को ट्री सेंसिस करना पड़ता है हर 5 साल. अभी हमने रिपोर्ट मांगी है ऑफिशियली फ्रॉम गार्डन सुपरिटेंडेंट एंड फ्रॉम म्यूनसिपल कमिश्नर बॉम्बे कि आपकी ट्री सेंसिस की रिपोर्ट की कॉपी हमें दी. आरटीआई एप्लीकेशन भी फाइल किया है, पर्सनल रिक्वेस्ट भी किया है, व्हाट्सएप भी किया है, ईमेल भी किया है, फ़ोन पे बात भी हो गई है, बट वो रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है. का? ते मला माहिती नाही, बट ऑब्वियसली वेदर द सेंसस हैज़ बीन कंडक्टेड और नॉट, कि अगर समझो कि पिछले 4 साल 5 साल पहले का सेंसस में अगर 1 करोड़ झाड़ है मुंबई शहर में, वो रिपोर्ट में लिखा होगा, और अभी ये साल में जब सेंसस करेंगे अगर वो फिगर 50 लाख हो गया तो लोग तो चिल्लाएंगे ही ना. सत्य दाबण्याचा प्रयत्न होतोय. बिल्कुल. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि मी एक सजेशन पण केलं होतं म्युन्सिपल कमिशनरला की यू अँड आय हॅव गॉट आधार कार्ड, तो वाई कैन नॉट द बीएमसी प्रोवाइड अ झाड़ार कार्ड, एक झाड़ के लिए आधार टाइप कार्ड. तो उसमें आप QR कोड भी लगा सकते हो झाड़ पे. अगर पब्लिक को झाड़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो QR कोड स्कैन करके उनको पता चल जाएगा कौन सा स्पीशीज़ है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं वगैरह वगैरह. वो उसका दूसरा एडवांटेज होगा कि हम जानते हैं कौन से स्पीशीज़ ऑफ ट्रीज़ कितने साल जगते हैं. राइट. कई झाड़ 20-25 साल के बाद मर जाते हैं, कई झाड़ 100 साल के बाद भी नहीं मरते हैं वगैरह. तो अगर आप ये रिकॉर्ड इस टाइप में मेंटेन करोगे तो फिर ट्री कटिंग एंड ट्री ट्रिमिंग जो नेसेसरी है एक्सीडेंट प्रिवेंट करने के लिए वो बहुत आसान हो जाएगा. अगर आपको लगता है कि झाड़ एंड ऑफ लाइफ स्टेज पे आ गया है तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, उस पर ज़्यादा ट्रिमिंग कर सकते हो अगर ज़रूरी लगता है कि वो झाड़ गिरने वाला है. बट ये सब उनके दिमाग में घुसता ही नहीं है कि प्रोएक्टिवली हम क्या कर सकते हैं झाड़ को बचाने के लिए. दूसरी बात है कि आप स्पीशीज़ उनसे प्लांट करते हो. अगर आप 50 साल आम के झाड़ काट के आप बोलोगे कि मैं एक सूबाबुल लगाने वाला हूँ या यूकेलिप्टस लगाने वाला हूँ, तो आप 1000 यूकेलिप्टस भी लगाओगे, वो इट इज़ नॉट इक्वल टू 1 मैंगो ट्री और 1 पीपल ट्री. तो ये भी उनके दिमाग में, उनको सब पता है, बट ऑफिशियली वो लोग बोलते हैं ठीक है हमने एक झाड़ काटा हम 3 लगाएंगे. बट वो 3 झाड़ अगर उगेंगे वो सर्वाइव होंगे तो उसको 50 साल लगेगा. बट आज का क्या होगा? मग काय केलं काय पाहिजे सर? कारण मुंबईत जागा नाही आहेत, झाडांची संख्या आपण वाढवली पाहिजे, जुनी झाडं कापून पण चालणार नाही आहेत. शहरांचं प्लॅनिंग करताना किंवा विकास करताना काय अशा उपाययोजना आपण करू शकतो की विकास आणि पर्यावरण दोन्ही गोष्टींचं संवर्धन होईल? देयर हैज़ टू बी कंप्लीट बैन ऑन ट्री फेलिंग इन मुंबई. एक भी झाड़ नहीं कटना चाहिए. ऑलरेडी हमारी ओपन स्पेस रेशियो बहुत कम है मुंबई शहर में. इट इज़ द लोएस्ट इन द कंट्री ओपन स्पेस पर पर्सन. और अगर आप झाड़ काटते रहोगे पब्लिक स्पेसेस में तो फिर लोग जाएंगे कहाँ? और हम देखते हैं कि मैदान में सब ओपन स्पेसेस में वो लोग बोल रहे हैं कि अंडरग्राउंड कार पार्किंग करेंगे, अंडरग्राउंड स्टेडियम बनाएंगे वगैरह वगैरह. तो उसमें भी ओपन स्पेसेस नष्ट होंगे, क्योंकि अगर आप स्टेडियम भी बनाओगे अंडरग्राउंड, एंट्री के लिए जगह लगेगी. वो बोलेंगे एंट्री करने के लिए हमको 5% ओपन स्पेस रिक्वायरमेंट होगा वगैरह वगैरह. तो सब कुछ उनका ये सब नाटक है. अगर हम कोस्टल रोड की बात करेंगे तो अगर जो प्लान अभी उन्होंने बनाया है वो बोलते हैं कि ओनली 55% विल बी ग्रीन. 55% पे ही ग्रीनरी होगी. क्यों? इट शुड बी 100% ग्रीन जो भी ओपन स्पेस उन्होंने बनाया है. अल्टीमेटली वो कमर्शियल यूटिलाइजेशन ही देखेंगे और कुछ ना कुछ बहाना निकाल के धीरे धीरे वो जो ग्रीन स्पेस है उसको भी वो ख़त्म किया जाएगा. म्हणजे तुम्हाला असं वाटतं की जे विकास प्रकल्प आहे ज्याच्यासाठी इतक्या मोठ्या संख्येनं झाडं तोडली जात आहेत त्या विकास प्रकल्पांची गरज नाही आहे, त्याऐवजी आपण आहे ती झाडं जगवणं जास्त महत्त्वाचं आहे? नहीं, देखिए अगर सीएम ने बोला है कि एक तो मुंबई शहर है, इट इज़ सैचुरेटेड. वो कैरिंग कैपेसिटी जो हम बोलते हैं वो शहर का तो कब से ख़त्म हो गया है. इट कैन नॉट सस्टेन एक्स्ट्रा ग्रोथ. उसके लिए नवी मुंबई बनाया गया था. अभी नवी मुंबई को 35 साल हो गए. अभी सीएम बोलते हैं कि हम 3rd सिटी बनाएंगे, 3rd मुंबई, सस्टेनेबल सिटी बनाएंगे. राइट. और 4थी सिटी की भी बात कर रहे हैं, 4th मुंबई एट वाधवन.
तो अगर ये सब आप सिटी 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 बनाओगे तो फिर आप समझ सकते हो कि पर्यावरण का क्या हालत होगा। और आखिर में आप सिटी बना सकते हो, आप प्लान बना सकते हो, बट जैसे हम देख रहे हैं नवी मुंबई का डेवलपमेंट 35-40 साल पहले हुआ था, बट सिर्फ रेलवे आने के बाद ही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आने के बाद ही वो एक्चुअली डेवलप हुआ एज अ टाउनशिप। उसके पहले तो एकदम डॉर्मेटरी टाइप था, खाली था, लोग आते जाते नहीं थे एक्सेप्टिंग फॉर वर्क। तो प्लान बनाना एक चीज़ है, but to make it a city it requires many other things. It requires jobs, it requires connectivity, it requires good infrastructure for other things, schools, colleges, hospitals वगैरह। तो हम देख रहे हैं कि मुंबई शहर अभी 400 साल हो गए हैं मुंबई शहर का, यहाँ पे इतनी बुरी हालत है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़। तो आप समझ सकते हो कि आप न्यू सिटी डेवलप करोगे तो उसका वहाँ पे हालत क्या होने वाली है। सर, मुंबईतलं वातावरण जर आपण बघितलं तर इथल्या वातावरणात आर्द्रता कायम असते, वातावरणात एक दमटपणा असतो आणि त्यातून एक उकाडा आपल्याला जाणवतो, जो की मुंबईच्या हवामानाचं वैशिष्ट्य आहे। पण जेव्हा 40 डिग्री मुंबई आणि आसपासच्या भागातलं वातावरण क्रॉस करतं तर हे किती गंभीर आहे आणि त्याचे भविष्यात काय दुष्परिणाम होऊ शकतात? इट इज़ वेरी सीरियस बिकॉज द सिटी इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर दिस काइंड ऑफ टेम्परेचर। जैसे आप अगर नागपुर की हालत देखोगे तो नागपुर में तो है कि हर साल समर में टेम्परेचर गोज़ अप टू 42-43। अगर राजस्थान में आप देखोगे तो उनको भी पता है कि 42, 43, 45 इज़ नॉर्मल इन अप्रैल में, समर के टाइम में। बट मुंबई शहर का कभी ये नहीं है कि 42 डिग्रीज इतना क्रॉस होगा। तो अगर आप राजस्थान का आर्किटेक्चर देखोगे और नागपुर का भी आप जो पुराना आर्किटेक्चर देखोगे तो बिल्डिंग वॉज डिज़ाइंड फॉर नेचुरल वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट वगैरह वगैरह, एंड इवन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप बिल्डिंग में रह सकते थे या काम कर सकते थे। अभी आज की बिल्डिंग की डिज़ाइन देखिए, ये ग्लास फ्रंटेड बिल्डिंग, एवरी न्यू कमर्शियल बिल्डिंग हैज़ ग्लास, कांच का फसाड है। और अगर वहाँ पे पावर फेलियर होगा तो आप 1 मिनट भी नहीं रुक सकते हो बिल्डिंग में, राइट। तो हमने जो नेचुरल डिज़ाइन था वो भी ख़त्म कर दिया है। हम विकास के नाम में ये सब अमेरिकन कॉन्सेप्ट कॉपी कर रहे हैं कि अमेरिका की बिल्डिंग यहाँ पे क्यों नहीं होनी चाहिए, बट उसका परिणाम क्या होगा उसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं है। पण या वाढत्या तापमानाचे मुंबईवर, मुंबईकरांवर काय काय दुष्परिणाम येत्या काळात होतील? कारण तापमान जर असंच वाढत राहिलं तर? ये तो देखिए, जैसे पहले बताया था, मुंबई कोस्टल सिटी है, दरिया 3 बाजू है। अगर हाई टेम्परेचर होगा और हाई ह्यूमिडिटी जो है मुंबई शहर में, दोनों मिला के ये लीथल कॉम्बिनेशन है। हाई टेम्परेचर प्लस हाई ह्यूमिडिटी मीन्स हेल्थ एंड डेंजर टू हेल्थ इज़ वेरी हाई। लोग मर भी सकते हैं उसकी वजह से। तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, एंड आई थिंक गवर्नमेंट रियली हैज़ टू टेक अ डिसीजन कि हर एक झाड़ को बचाना पड़ेगा किसी भी हालत में। और जो भी 300 करोड़ झाड़ सीएम साहब लगाना चाहते हैं तो पहले मुंबई शहर में आप लगाइए। आणि व्यक्तिगत पातळीवर प्रत्येक मुंबईकर काय प्रयत्न करू शकतो? नहीं, अभी देखिए, अगर आपको मजबूरन नींद बाहर निकलना है तो आप घर में ही बैठिए, पर्टिकुलरली इन द आफ्टरनून आवर्स 12 से 4। और अगर आपको जाना ही है तो प्लीज़ वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स, ड्रिंक लॉट ऑफ लिक्विड्स, सिर पे टोपी पहनिए या छतरी यूज़ कीजिए धूप में। और वो जो ORT टैबलेट आते हैं वो आप ज़रूर लीजिए फॉर इमरजेंसी यूज़। अगर आपका शरीर डिहाइड्रेटेड लगता है तो पानी में मिला के ORT टैबलेट ज़रूर लेना ज़रूरी है। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। धन्यवाद सर, आपण खूप महत्त्वाची माहिती आम्हाला दिलीत आणि मुंबईतल्या पर्यावरणाचा प्रश्न आणि त्याचा वाढत्या उष्णतेशी संबंध हे फार सोप्या भाषेत तुम्ही सांगितलं, त्याबद्दल पुन्हा एकदा आभार। तर आपल्यासोबत कॉन्झर्वेशन ॲक्शन ट्रस्टचे देब गोयंका सर होते, त्यांनी आपल्याला हा सगळा विषय अत्यंत सोप्या भाषेत समजावून सांगितला। कॅमेरामन सागरसह सौरभ कोरटकर, झी 24 तास, मुंबई।